नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छी खबरों के साथ आपकी शुरुआत हो, इसीलिए हम आपके लेकर आते हैं गुड न्यूज़ का गुलदस्ता, जहां पर आपको मिलती है हर तरह की गुड न्यूज़ महज 1 मिनट पे। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट तक हर 7 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान असानी का असर सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के कई राज्यों में दिख रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात असानी के आज उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये आंध्र से सटे बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी हिस्से में पहुंच सकता है। इसके बाद ये उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेगा। ये तूफान आज दोपहर तक काकीनाडा, विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों के नजदीक रहेगा। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा। आंध्र के तटीय इलाकों में तूफान की वजह से 75 से 85 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। वहीं उड़ीसा के तटीय इलाकों में इसके चलते 45 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। हवा की अधिकतम रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तूफान धीरे धीरे कमजोर होकर कल सुबह तक दबाव में बदल जाएगा। तूफान असानी की रफ्तार और इसके चलते हो रही बारिश को लेकर आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खास तौर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शुभ समाचार ये है कि अभी तक तूफान की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है और किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। तूफान असानी की चेतावनी के बीच उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक राहत और बचाव की खास तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने अपनी तरफ से राहत और बचाव के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राहत और बचाव दल मुस्तैद हैं। तूफान की रफ्तार और इसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि कहीं कोई नुकसान न हो और तूफान असानी बड़ी आसानी से अपने मुकाम तक पहुंच जाए। कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में भारी तादाद में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के कारण केदारनाथ में बाबा के दर्शन के लिए 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग रही है। भीड़ ज्यादा होने से मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ जमा हो रही है, लिहाजा लोगों को दर्शन में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। अब बाबा केदार के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। साथ ही मंदिर के दोनों द्वारों पर पक्की बैरिकेडिंग करवा दी गई है। बैरिकेडिंग होने से कोई भी यात्री न तो लाइन तोड़ेगा और न कोई दूसरा व्यक्ति लाइन में घुसेगा। इसके साथ ही मंदिर के VIP गेट से भी कोई अंदर नहीं घुस पाएगा। केवल 5 दिन में 90,000 से अधिक यात्री केदारनाथ पहुँच चुके हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने ये तय किया था कि एक दिन में 12,000 से ज्यादा भक्त दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन रोज के भक्तों की संख्या इस आंकड़े को पार कर जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब ग्रेटर नोएडा के गांव में प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और 2 जगहों से करीब 10 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाए। इस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ इस अभियान की अगुवाई OSD सचिन कुमार सिंह ने की। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्राधिकरण की जमीन कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसी तरह के हंगामे की आशंका को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल की भी मौजूदगी रही। क्रांति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और 1857 की क्रांति के वीरों को नमन किया। 10 मई 1857 को मेरठ में स्वाधीनता की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत से विद्रोह करते हुए मेरठ से दिल्ली का रुख किया था। क्रांति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने मेरठ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। विक्टोरिया पार्क में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्रांतिकारियों को याद किया। बैरकपुर में जो क्रांति की लौ प्रज्वलित हुई थी,
मेरठ ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। आजादी की 75वीं सालगिरह पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि मेरठ की क्रांति अमृत महोत्सव से सीधे जुड़ती है। अमृत महोत्सव में इस क्रांति की धरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि आज भी कुछ लोग देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनावी रणनीति को धार देने के मकसद से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विशेष विमान से श्री गंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचे, जहां प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पगड़ी पहनाकर जेपी नड्डा का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने वहां एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार को घेरा। बीजेपी नेताओं ने ऐलान किया कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। राजस्थान को डबल इंजन की सरकार चाहिए। मोदी जी का आशीर्वाद और यहाँ धरती पर कमल खिला हुआ भारतीय जनता पार्टी। 2 दिन के इस राजस्थान दौरे के अंतिम दिन जेपी नड्डा पार्टी के 10 जिला दफ्तरों का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। उत्तराखंड में उपचुनाव से पहले प्रचार का दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि चंपावत से जीते कैलाश गातोड़ी ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में सीएम धामी अपने गृहनगर खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने उत्तराखंड के सीएम को चुनाव जिताने में पूरी ताकत झोंक दी है। चंपावत से धामी के नामांकन में प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। बीजेपी के कई बड़े नेताओं समेत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद रेखा वर्मा ने खुद यहां से प्रचार की कमान संभाल रखी है। कैसे ये चुनाव लड़ा जाए उसकी हम सब लोग बैठ के रचना रूपरेखा तैयार कर रहे थे और कार्यकर्ताओं को मंडल से लेके बूथ तक कैसे काम करना है वो सारी हमने कमेटी गठित कर दी है और नीचे काम शुरू हो गया है। जहाँ तक नामांकन की बात है, आज हमारे धामी जी का जो हमारे यहाँ के सीएम है उनका नामांकन दिया है। अब सबकी नजर उपचुनाव पर टिकी है, जहाँ खुद सूबे के सीएम की किस्मत दांव पर लगी है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगने के बाद मस्जिदों में होने वाली अजान को लोगों तक पहुंचाने का नया रास्ता तलाश लिया गया है। मुंबई के बॉम्बे ट्रस्ट की जुमा मस्जिद की ओर से अब इस काम के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अब एक ऐसा ऐप बनाया जा रहा है जिसके जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में ही मोबाइल फोन पर अपने इलाके की मस्जिदों की अजान सुन सकेंगे। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का मानना है कि दरअसल अजान का मकसद इस बात की जानकारी देना होता है कि अब नमाज का वक्त हो गया है। तो ये काम तो सिर्फ लाउड स्पीकर के जरिए ही हो, ये जरूरी नहीं है। तमाम मस्जिदें इस सिस्टम को अपना सकेंगी ताकि उनसे जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोग आसानी से अजान सुन सकें। पंजाब के जलंधर में एक अनोखा मामला सामने आया। जलंधर के बीड़ बसिया गांव में लोगों ने गर्मी के मौसम में आग से होने वाले हादसों से बचने के लिए अपनी फायर ब्रिगेड की टीम बनाई है। दरअसल पंजाब में फसल की कटाई के मौसम में अक्सर फसल और भूसे में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस वजह से प्रदूषण तो फैलता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान होने का खतरा हर वक्त बना रहता है, जबकि इलाके में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है। आग लगने की सूरत में गाँव वालों को दूर से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती है। ऐसे में गाँव के नौजवानों ने मिलकर अब अपनी फायर ब्रिगेड टीम बनाई है। इस टीम ने जुगाड़ से एक टैंक ट्रैक्टर तैयार किया है जो आग पर प्रेशर से पानी डालता है। गांव में कहीं भी आग लगने पर फायर ब्रिगेड के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आता है और 15 से 20 युवक झटपट पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच जाते हैं। देश भर में जबरदस्त हीट वेव के बीच पुणे के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए वाटर कूलर और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं।
पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए ये खास इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, जू में जानवरों के लिए फॉगर्स और वाटर पूल जैसे इंतजाम भी किए गए हैं। भयानक गर्मी के बीच जू में मौजूद जानवर इन दिनों गर्मी को मात देने के लिए इन सुविधाओं का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखने में ये गाड़ी फायर ब्रिगेड जैसी लगती है, लेकिन ये आग नहीं, लोगों की प्यास बुझाती है। और इस गाड़ी की मालिक है दिल्ली के अलख नटराजन, जो पिछले कई सालों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भीषण गर्मी के दौरान लोगों का गला तर करने का काम करते हैं। नटराजन ने इसके लिए दक्षिणी दिल्ली की 100 जगहों पर मटके लगा रखे हैं। रोज सुबह 4 बजे इस गाड़ी में ठंडा पानी लेकर निकलते हैं और सभी मटकों में पानी भरते हैं ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सके। सुबह हम 4 बजे या 5 बजे निकलते हैं फर्स्ट राउंड, और जाके हाफ 35 मटकास को पानी लगाते हैं हम। आज अलख नटराजन को लोग मटका मैन के नाम से भी जानते हैं। ये रोजाना 5 से 6 हजार लीटर पानी बांटने का काम करते हैं। नटराजन 32 सालों से विदेश में रहे, इंजीनियरिंग का काम किया और अब पानी बांट रहे हैं। अलख को पहले कैंसर था, लेकिन इन्होंने लोगों को पानी पिलाने का लक्ष्य पहले से तय कर रखा था, लिहाजा इसके आगे कैंसर के भी पांव उखड़ गए। ये जश्न है एक बड़ी सफलता का, ये खुशी है एक खास उपलब्धि की। असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुवाहाटी के समारोह का नौगांव में लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। फिर नौगांव पुलिस और इनका परिवार जश्न में डूब गया। असम पुलिस को पिछले 25 साल में इनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के ध्वज से सम्मानित किया गया है। हम लोग असम पुलिस बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत सम्मानित, गर्व फील हो रहा है कि हम लोग को ये प्रेसिडेंट का निशान मिला है, राष्ट्रपति जी का निशान मिला है। असम ये सम्मान पाने वाला देश का 10वां राज्य है। प्रेसिडेंट्स कलर शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के लिए किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति के ध्वज पर असम के नक्शे, राज्य के जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 सितारे, एक सिंग वाले गैंडे और असम पुलिस की आदर्श पंक्ति और प्रतीक चिन्ह को बनाया गया है। बड़े